हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो जो है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो पढ़ने के बाद आपको किसी और क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लीजिएगा आप, तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आपका ये एग्ज़ाम भी 90+ कवर ज़रूर हो जाएगा, आपका 90% कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में क्या आने वाला है, तो आप अपनी बुक से मैच कर लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी में एक ही टाइप के सिलेबस होते हैं, एक ही टाइप का पैटर्न होता है। तो ऊपर नीचे यूनिट हो सकते हैं, बट जो चैप्टर्स होंगे वो यही होंगे। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट होगा वो होगा हिंदी भाषा का विकास का सामान्य परिचय। इसका मतलब ये है कि आपको फर्स्ट यूनिट में हिंदी भाषा, क्योंकि आपकी ये जो बुक है वो हिंदी के ऊपर है, तो इसके बारे में पूरा का पूरा आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ और इसकी विकास कैसे हुए। इसका मतलब ये है कि कैसे हिंदी भाषा आई, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्राचीन काल में हिंदी नहीं बोली जाती थी। पहले चित्रों के द्वारा लोग बताते थे कि दीवार में चित्र बनाते थे ऐसे करके, मतलब कुछ कुछ चित्र के ज़रिए इशारों के ज़रिए बात करते थे। बाद में बहुत काफ़ी समय बाद हिंदी भाषा का उद्भव हुआ, हमारी 12 खड़ी बनी, का खा गा बना, उसके बाद ही शब्द के उच्चारण हुए, मतलब शब्द बने, शब्दों का विकास हुआ, फिर धीरे धीरे शब्द बनाए गए और फिर वो वाक्य में परिवर्तित हुए, फिर उसको हमने बोलना शुरू किया। तो हिंदी भाषा का किस तरीके से स्टार्टअप हुआ, किस तरीके से उद्भव हुआ, किस तरीके से धीरे धीरे फिर विकास हुआ, तो वो बताया जाएगा आपको फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, सेकेंड चैप्टर आपका रहेगा हिंदी भाषा की बोलियाँ। अब क्या है बोलियाँ? अब हिंदी भाषा एक तरह की नहीं होती। अब आप देख लेंगे जैसे कि उत्तर भारत में अलग तरह की बोलियाँ बोली जाती है, होती वो हिंदी ही है, मगर वो अपने लोकल मतलब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोलते हैं। आपको दक्षिण भारत में अलग तरह से बोला जाता है, पश्चिम भारत में अलग तरह से बोलते हैं, हिंदी ही भाषा होती है मगर वो अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं, अपने अनुसार बोलते हैं। उसी तरीके से पूर्व भारत में भी अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि समझ लीजिए ये मेरी थोड़ी सी मैप थोड़ा सा गलत हो गया ये, सॉरी, मगर आप एक बात समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ की हिंदी आप सुनेंगे वो अलग तरह से बोलते हैं। यहाँ पे बिहार है, झारखंड है, जो बिहार झारखंड के लोग होंगे, जो ये स्टूडेंट्स होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, उन्हें पता होगा कि वहाँ हिंदी कैसे बोली जाती है। महाराष्ट्र है, राजस्थान है, ठीक है, मुंबई, यहाँ हिंदी अलग तरह से बोली जाती है। यहाँ तमिल है, तो तमिल में तो हिंदी बोली ही नहीं जाती, मगर वो लोग जब बोलते हैं हिंदी तो उनकी बोली अलग होती है। ठीक है, तो अपनी अपनी स्थान पर लोग अपनी अपनी तरह से बोली बोलते हैं। तो आपको बताई जाएगी इस चैप्टर में कि कितनी तरह की बोलियाँ होती है और किस किस स्थान पर वो बोली जाती है। ठीक है, फिर सेकंड आपका फर्स्ट यूनिट में ही सेकंड पार्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब साहित्य बहुत सारे हैं, उसमें क्या है, उसका इतिहास आपको बताया गया है। ठीक है, आदिकाल फर्स्ट में बताया गया है। आदिकाल क्या होता है? आदिकाल मतलब जो सबसे पहला काल था, सबसे पुराना काल, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके फोर्थ चैप्टर में आपको बताया जाएगा इसके फोर्थ चैप्टर में आपको बताया जाएगा काल विभाजन एवं नामकरण। किस तरीके से कालों का विभाजन किया गया और उनका नामकरण कैसे दिया गया, आदिकाल, मध्यकाल, भक्ति काल, रीति काल, कैसे कैसे दिया गया। ये कुछ काल है आपके जो आगे चैप्टर्स में आपको मैं बताने जा रही हूँ, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर सेकेंड चैप्टर है आपका आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। मीन्स इसमें कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ थी उसके बारे में, राष्ट्रीय साहित्य, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, ये कुछ साहित्य हैं, आपको अभी समझ नहीं आएगा। जब मैं आपको पढ़ाऊँगी आगे की वीडियो में तो आपको समझ में क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि क्या और किस तरह के ये साहित्य है और इसमें किस तरीके से प्रयोग किया गया है हिंदी भाषा को। ठीक है, फिर है सेकेंड यूनिट। वो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट था और सेकेंड पार्ट था, जिसमें हिंदी के बारे में बताया गया था। ठीक है,
फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य का इतिहास, अब आपने यहाँ पढ़ा आदिकाल, अब यहाँ आप पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में भक्ति काल। भक्ति काल में भक्ति के बारे में बताया गया था, किस तरीके से लोगों ने भक्ति की, ठीक है, भक्ति में कैसे वो लीन हुए। 4th चैप्टर आपका रहेगा भक्ति काल, भक्ति आंदोलन की परिस्थितियां क्या रही और क्या क्या भक्ति काल में होता है, भक्ति काल को भक्ति काल क्यों कहा जाता है, इस काल में क्या हुआ था ऐसा कि इसे भक्ति काल बोला जाता है, ये सब आपको बताया जाएगा। 2nd चैप्टर रहेगा आपका भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, मीन्स कि किस तरह, मतलब प्रवृत्तियाँ को आपको एक तरह से आप समझ लीजिए टाइप्स होते हैं। प्रवृत्तियाँ का मतलब क्या होता है, टाइप्स मतलब प्रकार, कितने प्रकार के भक्ति काल थे। संत काव्य, सूफी वाक्य, काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। अब संत काव्य में क्या था, जो संत काव्य था मतलब संत लोग थे उस टाइम, ठीक है, तो संतों की हिंदी अलग हुआ करती थी, जो संत महाजन होते थे वो हिंदी अलग तरीके से बोलते थे, ज़्यादातर तो संस्कृत का ही यूज़ करा करते थे वो। फिर सूफी काव्य में क्या होता था, उर्दू का यूज़ किया जाता था, उर्दू का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उस टाइम उर्दू के शब्दों का भी बहुत ही विकास हुआ था। फिर राम काव्य, राम के बारे में इसमें बताया गया और उससे संबंधित जो शब्दों का उच्चारण हुआ वो यूज़ हुआ। फिर कृष्ण काव्य में कृष्ण की कविताएं थी। तो ये इस तरीके से 4 भक्ति काल में जो थे वो 4 तरह के काव्य थे आपके, संत काव्य, सूफी काव्य और राम काव्य और कृष्ण काव्य, ठीक है। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास में ही रीतिकाल। अब रीतिकाल क्या होता है वो आपको 4th चैप्टर में बताया जाएगा। रीतिकाल, नामांकन, विषय, मतलब इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। 2nd चैप्टर इसका रहेगा रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिबंध काव्य। काव्य का मतलब कविता होता है, तो आप कंफ्यूज मत होंगे, इसमें 3 तरह के काव्य थे, रीतिबंध काव्य, रीति सिद्धि और रीति मुक्त, ठीक है। फिर 4था यूनिट आपका रहेगा आधुनिक काल, जो काल चल रहा है मतलब नया काल, ठीक है। इसमें आपको रहेगा मध्यकालीन बोध तथा आधुनिक बोध, इन दोनों के बारे में आपको बताया जाएगा। उदाहरण इससे संबंधित आपका अंतर भी आ सकता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से आगे की वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। 2nd चैप्टर आपका रहेगा आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। अब आधुनिक हिंदी कविता मतलब नए ज़माने की जो हिंदी कविताएं थी उसमें कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया, किस तरीके से उनका उपयोग लाया गया वो, ठीक है। तो भारतेंदु युग था, द्विवेदी युग था, छायावाद था, प्रयोगवाद था और नई कविताएं थी। तो ये अलग अलग तरह की कविताएं थी, इसमें काव्य का यूज़ किया गया था। फिर है 3rd गद्य विधाओं का उद्भव और विकास। गद्य विधाओं का मतलब है, देखो काव्य का मतलब होता है छोटी सी कविता, मतलब छोटी सी मतलब 4 लाइन की जो होती है, आपने कविताएं पढ़ी होगी 4-4 लाइन की होती थी, 12th में पढ़ी होगी, 10th में पढ़ी होगी, हिंदी में 4-4 कविता। गद्य का मतलब होता है पैराग्राफ, जो पूरी एक स्टोरी होती है उसे बोलते हैं गद्य, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बारे में कैसे विकास हुआ, उपन्यास, कहानी, निबंध एवं नाटक, प्रतिभा। देखो मैंने आपको बताया ना, निबंध में ऑफकोर्स सी बात है एक पूरा पैराग्राफ होता है, ऐसे 4 लाइन में तो होता नहीं है। कहानी होती है, उपन्यास है, उपन्यास मीन्स किसी के ऊपर लेख लिखा जाता है। नाटक है, तो किसी ने नाटक लिखा, किसी एक की पहले लाइन हुई, जैसे डायलॉग्स होते हैं। आपने मूवीज़ देखी होगी, आपने सीरियल्स देखे होंगे, लड़कियां तो सीरियल देखती हैं, तो वो डायलॉग होते हैं ना उनके अलग अलग, पहले कोई लड़की बोलती है, फिर लड़का बोलता है, या फिर उसकी माँ बोलती है, इस तरीके से डायलॉग होते हैं, तो वो नाटक होता है, ठीक है। उसके बारे में आपको बताया जाएगा। अब जो सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि चारों यूनिट में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको तैयार करना है अपने पेपर के रिलेटेड, और उससे आगे आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप यहाँ से जाए, अपना बुक उठाए और इस क्वेश्चन को देखें और पढ़े। और अगर आपको एक वीडियो चाहिए, 1 शॉट चाहिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स का, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूँ इन क्वेश्चंस की, ताकि आपको वो हेल्पफुल रहे और आप एक बार वो वीडियो देखो और आपको वो सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाए और आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा।
तो आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे चारों यूनिट्स में से वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों का वर्णन कीजिए, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों का परिचय कीजिए। मीन्स कि हिंदी में बहुत सारी बोलियाँ है, जैसे मैंने आपको बताया हमारा ये भारत है, सॉरी पता नहीं मैंने क्या बना दिया, जो भी है भारत है, ठीक है। तो ये भारत है, तो मैंने आपको जैसे बताया इस जगह उत्तर भारत में अलग हिंदी बोली जाती है, पश्चिम भारत में अलग हिंदी बोली जाती है, महाराष्ट्र वाले लोग अलग हिंदी बोलते हैं, तमिल वाले लोग अलग बोलते हैं, मतलब चारों दिशाओं में अलग अलग तरह की हिंदी बोली। अब देखिए बिहार में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अलग अलग हिंदी बोलते हैं, किसी गांव में कोई हिंदी, किसी और गांव में किसी और तरीके की हिंदी यूज़ की जाती है, किसी और गांव में किसी और तरह की हिंदी का उपयोग किया जाता है। जब आप गांव जाते हैं अपने, या फिर आप किसी जगह जाते हैं, तो हर जगह की हिंदी अलग होती है। आप दिल्ली में हैं अगर, तो दिल्ली में ही अगर आप किसी और क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ की हिंदी भाषा अलग होती है। तो हिंदी भाषा की भी बहुत सारी भाषाएं होती है, तो वो किस तरीके से प्रयोग की जाती है, कितनी बोलियां होती है, उसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा आपका हिंदी साहित्य का काल विभाजन किन किन आधारों पर किया गया था, या हिंदी साहित्य के काल विभाजन के आधारों की विवेचना की। देखिए क्वेश्चन दोनों सेम है, बताना क्या है काल विभाजन के बारे में, बस आपको एक पॉइंट पकड़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बस उसके बारे में आपको जितना पता है प्लीज़ आंसर लिख दीजिएगा। आपको मैंने पहले बताया था, पहले आपको इंट्रो लिखना है, मीन्स उसका परिचय लिखना है, जो भी पूछ रहा है क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, अब हिंदी साहित्य का काल विभाजन है तो आपको पहले हिंदी साहित्य के बारे में लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, हिंदी साहित्य होता क्या है, फिर काल विभाजन, काल विभाजन क्या है, इंट्रो दे दीजिए आप, जितना भी आपको आता है इंट्रो, इसके बारे में जो भी चीज़ है, जितने तरह की काल होते हैं वो, ठीक है, वो सारा कुछ पैराग्राफ में बना लीजिए। फिर आपको लिखना है कॉन्क्लूज़न, मतलब निष्कर्ष, आपको निष्कर्ष लिखना पड़ेगा जो भी आपको समझ में आया। इसी पैटर्न में आपको सारे आंसर लिखने, ताकि एग्जामिनर जो है वो अच्छे मार्क्स आपको दे सके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपका राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए, या राम भक्ति काव्य धारा की, देखो क्वेश्चन दोनों सेम है, किसके बारे में पूछा है, राम भक्ति के बारे में, तो आपको जो पता है राम भक्ति के बारे में वो लिख दीजिए। अब राम भक्ति के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से, उसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो आपको बुक से देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं, वो आप लिख दीजिएगा। फिर है भक्ति आंदोलन के, चौथा क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप का वर्णन कीजिए, या भक्ति आंदोलन, देखो दोनों में भक्ति आंदोलन, तो आपको भक्ति आंदोलन के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। पांचवा रहेगा क्वेश्चन आपका रीति काल को सिंगार काल क्यों कहा जाता है, ये याद रख कर लीजिएगा कि क्यों कहा जाता है। रीति काल कविता का सामान्य परिचय दीजिए, ठीक है, या रीति काल का नामकरण विवादित क्यों है, इसमें साहित्यिक और धार्मिक दृष्टिकोणों का गहन अध्ययन प्रस्तुत करें। देखिए क्वेश्चन पूछा घुमा के है इतना, मगर पूछे किसके बारे में, रीतिकाल के बारे में, तो रीतिकाल से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको आती हैं वो सारा इसमें आप लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका यूनिवर्सिटी पेपर है तो आपको लेंथी आंसर आएगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा बना कर ही खुद से लिख दीजिएगा जो भी आपको समझ में आता है, मगर जिस पैटर्न में मैंने बोला है उसी पैटर्न में लिखिएगा। इंट्रो, परिचय, फिर जो आता है आपको मेन बेस, और फिर कंक्लूजन। जिस तरीके से आप किसी पार्टी में जाते हैं तो आपको पहले स्टार्टअप मिलता है, फिर आपको मेन कोर्स मिलता है, फिर आपको क्या मिलता है, आपको स्वीट डिश मिलती है। उसी तरीके से पहले आपको परिचय लिखना है, फिर मेन कोर्स मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो लिखना है, उसके बाद जो समझ में आया आपको वो लिखना है, ठीक है। फिर है द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। फिर है सेवेंथ क्वेश्चन है संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं का परिचय कीजिए, संत काव्य में कौन सी मुख्य विशेषताएं पाई जाती थी, देखिए, और कृष्ण काव्य का महत्व बताते हुए प्रकाश डालिए। तो है ये काव्य के ऊपर, तो सारे काव्य आपको पढ़ने पड़ेंगे कि कौन कौन से काव्य होते हैं और उसके बारे में। फिर आठवां क्वेश्चन रहेगा छोटा सा, आपको शॉर्ट नोट्स लिखने पड़ेंगे, जैसे शॉर्ट नोट्स आते हैं ना लिखने के लिए, छोटा सा मतलब आधा, इसके मुकाबले आपको इसका आधा आधा लिखना पड़ेगा। धार्मिक साहित्य, भारतेंद्रीय युगीन नाटक, नई कविताओं, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके ये 8 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे।
तो ये 4 यूनिट थे आपके, कितने थे, 4 यूनिट थे आपके, जिसमें से मैंने ये 8 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो मैंने बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ कराया। ये आप अगर 8 क्वेश्चन तैयार कर लेते तो आपका ये हिंदी का एग्ज़ाम 90% कवर अप हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे इसके आंसर्स की सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए, आपको वीडियोस चाहिए कि हाँ मैम, क्या आपको आंसर्स की भी वीडियो बनानी चाहिए थी कंप्लीट, ताकि हमें क्वेश्चन आंसर दोनों समझ में आ सके, तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगी। प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए एक वीडियो तैयार कर लूँ वन शॉट, जिसको देख के आपको सारा क्वेश्चन, आपका ये सब्जेक्ट पूरा क्लियर हो जाए, कवर अप हो जाए, और आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े या किसी और चैनल में जाने की ज़रूरत ना पड़े इधर उधर। आपको सिर्फ यहाँ आना है शाहीन स्टडी पॉइंट पे, और आपको आपका सारा वीडियो, आपकी सारी परेशानी आपको यहाँ मिल जाए, और आप यहाँ पे सारा का सारा कवर कर दो, और आपको 90% बोल रही हूँ, मुझे ये नहीं कंफर्म है कि आपका पेपर कितने का आएगा, तो 90% आपका जो पेपर है वो मेरी तरफ से कवर अप हो चुका है, ठीक है। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी कोई कन्फ्यूज़न हो सिलेबस से रिगार्डिंग या फिर क्वेश्चन से रिगार्डिंग, तो वो भी इसको कवर अप कर ले और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे। तो बेस्ट ऑफ लक, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।